कैपेसिटर के लास्ट क्लास में हम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक के बेसिक के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग डाइलेक्ट्रिक को अगर कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तो उसके क्या क्या इफेक्ट होने वाले हैं वो देखेंगे हम लोग। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकलेगा, ये सारी चीजें कैलकुलेट करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करने के बाद कैपेसिटर प्लेट। मान लीजिए ये कैपेसिटर था हमारे पास पहले से, ठीक है। इसका कैपेसिटेंस C था। ये प्लेट के बीच का सेपरेशन अगर मैं D बोलूं, प्लेट एरिया को अगर मैं A लिख दे रहा हूं, इसका कैपेसिटेंस अगर C है तो C की वैल्यू कितनी लिखी जाएगी? अब साइलेंट नॉट A बाई D, ये पढ़ चुके हैं हम लोग। डाइलेक्ट्रिक अगर इन प्लेट्स के बीच में क्या कर दिया जाए, डाइलेक्ट्रिक रख दिया जाए, डाइलेक्ट्रिक बिल्कुल पूरे में अगर मैं एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब भर दे रहा हूं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? K है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। तो अब अगर हम लोग इस पे इसका कैपेसिटेंस निकालने की कोशिश करेंगे तो इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? अब साइलेंट यहाँ जो परमिटिविटी है यहाँ का वो कितना लिखेंगे? अब साइलेंट नहीं लिखे, अब साइलेंट लिखा जाएगा। अब साइलेंट A बाई D, सेपरेशन वही है, प्लेट एरिया वही है हमारे पास। और मीडियम की परमिटिविटी को क्या लिखते हैं हम लोग? अब साइलेंट R टाइम्स अब साइलेंट नॉट, या फिर उसको K से भी लिखा जाता है। तो ये टर्म क्या लिखा जाएगा? K अब साइलेंट नॉट A बाई D। ये क्या हो गया हमारे पास? ये जो मटेरियल है इसके परमिटिविटी की वैल्यू हो जाएगी K अब साइलेंट नॉट। तो क्लियरली हम लोग देख सकते हैं अभी जो कैपेसिटेंस है इसको अगर मैं C डैश बोल दे रहा हूं तो C डैश की वैल्यू कितनी होगी? K टाइम्स अब साइलेंट नॉट A बाई D। यानी कि पहले का ये कितना टाइम्स है? पहले अगर कैपेसिटेंस पहले वाले को C लिख दे रहे हैं, अभी वाले को C डैश, तो C डैश की वैल्यू कितनी होगी? K टाइम्स C डैश। तो सबसे पहला एडवांटेज क्या है? अगर कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में अगर हम लोग डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो इसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। कितना? K टाइम्स, यानी कि जितने उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है। दूसरा एक और इसका मेजर एडवांटेज है, कैपेसिटर प्लेट्स को एक सर्टेन डिस्टेंस पे, उन दोनों के बीच में थोड़ा गैप होता है ना, उनको मेंटेन रखना मुश्किल टास्क है। जैसे अगर मैं बोल रहा हूं कि ये प्लेट है, कैपेसिटर प्लेट है, ये प्लेट है, इस पे चार्ज Q और इस पे चार्ज -Q, तो ये एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। ये फोर्स हम लोगों ने कैलकुलेट भी किया है। ये प्लेट इस पे फोर्स इधर लगाएगा और ये प्लेट इस पे फोर्स इधर लगाएगा। इस फोर्स की वजह से ये आपस में क्या हो सकते हैं? दोनों आपस में आके चिपक जाएंगे। तो ये जो मैकेनिकली जो प्रॉब्लम है, इनको एक मिनिमम एक छोटे से डिस्टेंस में मेंटेन रखना ये मुश्किल हो जाता है। डाइलेक्ट्रिक इसका सॉल्यूशन लेके आता है। इन दोनों प्लेट्स के बीच में हम लोग अगर एक डाइलेक्ट्रिक, ये प्लेट है, इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक रख दिया जाए, ये डाइलेक्ट्रिक हो गया हमारा, ठीक। मैं पतला ही कैपेसिटर बना ले रहा हूं इसके बीच में। तो इन दोनों के बीच में ये देखिए, ये कैपेसिटर का फॉर्मेशन हो गया, एक और कैपेसिटर हो गया, बीच में ये आ गया हमारे पास क्या? डाइलेक्ट्रिक। अब ये प्लेट इस पे चार्ज Q, इधर -Q, ये प्लेट इसको अट्रैक्ट कर रही है, ये प्लेट इसको अट्रैक्ट कर रही है, लेकिन बीच में इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के आ जाने से ये दोनों प्लेट आपस में चिपकेंगी नहीं, जो कि यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती थी। तो जो एक इसको बनाने का एक जो मैकेनिकल प्रॉब्लम है उसको भी हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने के बाद, तो उसमें भी हमें हेल्प करता है। डाइलेक्ट्रिक इंसर्शन का तीसरा एडवांटेज हमारे पास है, ये कैपेसिटर के ब्रेकडाउन वोल्टेज को बढ़ा देता है। कैपेसिटर के ब्रेकडाउन वोल्टेज को मतलब क्या है उसका? मान लीजिए ये कोई कैपेसिटर है, इसको हमने बैटरी से एक सर्टेन 10 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा है। एक किसी पर्टिकुलर बैटरी 10 वोल्ट की बैटरी पे जोड़ने पे ये कैपेसिटर क्या हो रहा है? ब्रेक डाउन हो जा रहा है। मतलब इसके अंदर का जो मीडियम है वो मीडियम क्या हो रहा है? ब्रेक डाउन हो रहा है। मतलब 10 वोल्ट इस कैपेसिटर के क्रॉस आने पे इलेक्ट्रिक फील्ड ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ के बराबर पहुंच जा रही है। ये चीज समझ में आ रही है? अब इस कैपेसिटर के अंदर में हमने डाइलेक्ट्रिक अगर भर दिया, इसके अंदर अगर हमें डाइलेक्ट्रिक भर दिया, तो पहले एयर था, डाइलेक्ट्रिक इसके अंदर भर जाने से इसका जो ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ है ये एयर से क्या होगा? ज्यादा होगा। एयर से इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज, ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ क्या है? ज्यादा है। यानी कि पहले के बराबर अगर हम लोग उतनी ही वोल्ट की बैटरी से जोड़ रहे हैं जितना पहले जोड़े थे 10 वोल्ट की बैटरी से,
तो अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस केस में दोनों केस में इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर ही आएगी, बिकॉज ये सेपरेशन मैंने बराबर रखा है। लेकिन अब जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डाइलेक्ट्रिक को ब्रेक करने के लिए काफी नहीं है, हमें और ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए, बिकॉज इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो हमें यहाँ और हाई वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा इसको ब्रेक डाउन करने के लिए। यानी कि कैपेसिटर का हम लोग देखें तो क्या बढ़ गया है, ब्रेक डाउन वोल्टेज बढ़ गया, मतलब अब हम लोग ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करेंगे तब जाके ये कैपेसिटर क्या होगा, ब्रेक डाउन होने वाला है। तो हमारे पास 3 एडवांटेज हो रहे हैं मेनली कैपेसिटर को इंट्रोड्यूस करने के। पहला डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करने के, पहला ये क्या कर रहा है, कैपेसिटेंस को बढ़ा दे रहा है कैपेसिटर के। दूसरा, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है बीच में दोनों प्लेट्स के, ताकि दोनों प्लेट्स आपस में चिपके नहीं। और तीसरी चीज, ये ब्रेक डाउन वोल्टेज की वैल्यू को क्या कर दे रहा है, कैपेसिटर के हम इंक्रीज कर दे रहा है। नेक्स्ट हम लोग देख ले रहे हैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब को कैपेसिटर प्लेट के बीच में इंट्रोड्यूस करने के बाद इन पे जो चार्जेज आते हैं, हम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक के बेसिक वाले में देख भी लिया था, उनको क्या बोलते हैं, बाउंड चार्ज। तो उन बाउंड चार्ज को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये हमारे पास कैपेसिटर है विदाउट डाइलेक्ट्रिक, बीच में भी क्या है, इसके एयर भरी हुई है। इस पे अगर मैं बोल रहा हूँ चार्ज क्यू है, उधर चार्ज कितना, माइनस क्यू है। इसकी वजह से इस पे चार्ज डेंसिटी अगर मैं बोलूँ सिग्मा है, और ये कितना है, माइनस सिग्मा है। बाकी जो डाटा है मैं एच टी जो पहले ले रहा वही ले रहा हूँ मैं, सेपरेशन डी और प्लेट एरिया ए ले रहा हूँ। इसमें जब हम लोग डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर देंगे, अच्छा अभी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, इनके बीच में कितनी है, शुरू में यहाँ से ओरिजिनेट होगी पॉजिटिव से निगेटिव पे, ये ई की वैल्यू कितनी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा को लिखना होगा तो लिख सकते हैं हम लोग क्यू बाई ए के टर्म में। यहाँ पर ये चार्ज क्यू, ये चार्ज कितना, माइनस क्यू। इस डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने के बाद इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, इधर ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर चार्ज आ जाएगा निगेटिव चार्ज, ये हम लोग देख चुके हैं डाइलेक्ट्रिक में। और इधर चार्ज कौन सा, पॉजिटिव चार्ज। इनको क्या बोलेंगे हम लोग, बाउंड चार्जेज। क्या बोलते हैं, बोल रहे थे बाउंड चार्जेज। इन पे जो चार्ज डेंसिटी आ रही है, लेट से ये बोल दे रहा हूं मैं सिग्मा आई, और ये कौन सा, माइनस सिग्मा आई। टोटल चार्जेज की बात करेंगे डाइलेक्ट्रिक स्लैब पे, तो यहाँ पर ये कितना, क्यू आई या क्यू बी, दोनों बोलते हैं इसको, बाउंड चार्ज या फिर इंड्यूस्ड चार्ज, पोलराइज्ड चार्ज, ये सारे नाम होते हैं। और ये कितना, माइनस क्यू आई। तो हमें इनकी वैल्यू निकालनी है। क्लियरली हमें पता है जहां पे डाइलेक्ट्रिक है वहां फील्ड की वैल्यू क्या होगी, पहले जितना था उसका के टाइम्स कम हो जाएगा। लेकिन हम लोग ढंग से देखें तो यहाँ पर देखिए, पहले ये नहीं था तो फील्ड की वैल्यू इधर थी, ये एक्सटर्नल फील्ड का डायरेक्शन इधर, और ये जो बाउंड चार्ज है इधर प्लस और इधर माइनस आए हैं, इसकी वजह से फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इस तरफ हो जाएगा। इसकी वजह से फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया। इसको क्या लिख दे रहा हूं मैं, ई सफिक्स आई या फिर ई सफिक्स बी भी लिख सकते हैं आप, ये इधर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक क्या हो जाएगा, ई नेट इनसाइड डाइलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक, इनसाइड डाइलेक्ट्रिक, ई नेट हो जाएगा ई माइनस ई आई। ये चीज समझ में आ रही है, ई माइनस ई आई। हमें पता है कि नेट क्या हो जाएगा, ये के टाइम्स कम हो जाएगा, पहले जितना था उसका के टाइम्स कम हो जाएगा। पहले ये वैल्यू ई थी तो अभी क्या हो जाएगी, ई टाइम्स कम हो जाएगी। ई की वैल्यू कितनी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये के टाइम्स कम हो जाएगा। समझ में आ रहा। अच्छा, पहले जो ई की वैल्यू थी वो कितनी थी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और जो इंड्यूस हुआ है इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इधर चार्ज, इधर वाला जो इंड्यूस हुआ सिग्मा आई, और ये कौन सा, माइनस सिग्मा आई। तो बीच में फील्ड की वैल्यू इधर ई आई की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा आई बाई एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रहा। तो ये हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक हो जाएगा। यहाँ से सिग्मा का टर्म हम लोग इधर उधर जो कैंसिल आउट हो रहा है कीजिए, एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें यहाँ से क्या आने वाला, इसको लेफ्ट में खींच लें तो सिग्मा आई इक्वल टू, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे सब जगह से, इसको इधर भेजिए सिग्मा, और ये टर्म इधर जाएगा तो माइनस सिग्मा बाई के, माइनस सिग्मा बाई के। तो सिग्मा आई की वैल्यू क्या हो गई, यही बाउंड चार्ज डेंसिटी है। सिग्मा बी लिखें, बाउंड चार्ज डेंसिटी ऑन डाइलेक्ट्रिक सरफेस, और सिग्मा आई इंड्यूस चार्ज डेंसिटी, कितनी वैल्यू हो जाएगी, सिग्मा इंटू 1 माइनस 1 बाई के। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर हमें बाउंड चार्ज कैलकुलेट करने की जरूरत है तो प्लेट एरिया कितना है, ए है, तो हम लोग देखिए बाउंड चार्ज या फिर इंड्यूस चार्ज क्यू बी और क्यू आई जो हम लोग बोल रहे हैं, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी,
सिग्मा आई इंटू ए, सिग्मा आई इंटू ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा आंसर। तो हमारे पास ये जो बाउंड चार्ज आ गया इसकी वैल्यू कितनी, सिग्मा इंटू 1 माइनस 1/k इंटू ए। ये सिग्मा ए मल्टीप्लाई होके ये क्या हो जाएगा, चार्ज ऑन कैपेसिटर प्लेट, पहले वाला चार्ज जो इस पे था कैपेसिटर प्लेट पे वही वैल्यू लिख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, Q1 माइनस 1/k, ये बाउंड चार्ज हमारे पास हो गया किस पे, डाइलेक्ट्रिक सरफेस के ऊपर। नेक्स्ट हम लोग अब ये देखने वाले हैं कि अगर किसी कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक पार्शियली फिल किया जाए। हम लोगों ने यहाँ पर देखा है कि जितना ये कैपेसिटर का एरिया है उतने ही ये प्लेट एरिया का मैंने डाइलेक्ट्रिक लिया, लेकिन ये पूरे में फिल नहीं किया जा रहा। अगर इसके टी थिकनेस में ही क्या किया जाए, फिल किया जाए, और ये कैपेसिटर प्लेट के बीच का ये जो गैप है, लेट से ये गैप था, ये डिस्टेंस है डी, और यहां से ये डाइलेक्ट्रिक को एक्स डिस्टेंस पे रखा गया है, तो ये कितना हो जाएगा, ये टोटल डी, तो ये हो जाएगा डी माइनस एक्स माइनस टी। तो हमें बताना है कि अब जो ये इसका कैपेसिटेंस होगा उसकी वैल्यू क्या होगी। हमें पता है कि कैपेसिटेंस कैसे निकलेगा, अगर कैपेसिटर प्लेट के ऊपर का चार्ज डिवाइडेड बाय दोनों के क्रॉस का पोटेंशियल का डिफरेंस Q बाई V, ये ऐसे ही निकालते हैं ना, अभी तक ऐसे ही कैलकुलेट करते आए हैं हम लोग। अब यहाँ पर देखिए, जहां जहां पर डाइलेक्ट्रिक आ गया, यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक आ गया, वहां पर फील्ड की वैल्यू K टाइम्स क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। जहां पर नहीं था वहां पर पहले वाली ही फील्ड रहने वाली है, तो यहाँ पर पहले वाली ही फील्ड होगी, यहाँ पर फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, E/K टाइम्स हो जाएगी। समझ में आ रहा। तो हम लोग अगर मान रहे हैं कि यहाँ इन दोनों के क्रॉस का, यहाँ के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, फील्ड इधर है तो इधर पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ये डिफरेंस V1 है, इसके क्रॉस का V2 है, और इन दोनों के क्रॉस का हमारे पास यहाँ पर V3 है। तो टोटल वोल्टेज को क्या लिख सकते हैं, V1 प्लस V2 प्लस V3। कोई डाउट, V1 क्या हो जाएगा, यहां से यहाँ के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ये फील्ड की वैल्यू है, E इंटू ये डिस्टेंस कितना x, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा क्या, तो क्या लिखेंगे V1 की वैल्यू, E की वैल्यू कितनी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, यही फील्ड है ना, इंटू x। यहां पर फील्ड K टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा, यहां पर वैल्यू कितनी, ये पोटेंशियल डिफरेंस V2 कितना है इन दोनों के क्रॉस का, सिग्मा बाई K एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई K एप्सिलॉन नॉट इंटू T, थिकनेस कितनी है, ये T है, और इन दोनों के क्रॉस का ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना, अगर मैं बोल रहा हूं मैं V3, देन व्हाट इज V3, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, फील्ड वही रहेगा, यहाँ पर एयर ही है, कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है, और ये थिकनेस कितनी, D माइनस एक्स माइनस टी। समझ में आ रहा। तो हमारे पास V की वैल्यू कितनी आ गई, सब में कॉमन क्या है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, तो यहां से क्या बच गया x, ये बच गया P/K, और वहां से क्या हो जाएगा प्लस D माइनस एक्स माइनस टी। तो ये x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू D माइनस T प्लस T/K, ये क्या हो गया हमारे पास, कैपेसिटर के दोनों एंड के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस, इस प्लेट का और इस प्लेट के बीच का। तो जो हमारे पास कैपेसिटेंस लिखना होगा वो क्या लिखा जाएगा, Q बाई पोटेंशियल डिफरेंस। Q को इस पे चार्ज डेंसिटी हमने सिग्मा लिखी है, तो क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू ए डिवाइडेड बाई V। तो हमारा C कितना हो जाएगा, कैपेसिटेंस इसका लिखने चलने तो हमारे पास सिग्मा ए डिवाइडेड बाई V की वैल्यू कितनी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू D माइनस टी प्लस T/K। समझ में आ रहा, यहां से सिग्मा सिग्मा का टर्म क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, C की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई D माइनस टी प्लस T/K। ये हमारे पास क्या हो गया, कैपेसिटेंस आ गया इसका, अगर हमने पार्शियली फिल किया है तो। अच्छा, अगर इसमें एक से ज्यादा होते तो कैसे करते, एक से ज्यादा हमारे पास डाइलेक्ट्रिक पार्शियली करते, तो इधर देखिए, अगर ये डाइलेक्ट्रिक नहीं होता तो हमारे पास कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी लिखी जाती, एप्सिलॉन नॉट A/D, यही टर्म लिखा जाता ना।
इस टी थिकनेस के डाइलेक्ट्रिक को ऐसे फिल करने से ये वाला टर्म आ रहा है, जितनी इसकी थिकनेस है वो नीचे में सब्ट्रैक्ट हो रही है, प्लस थिकनेस डिवाइडेड बाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो एन के लिए लिखना होता है हमारे पास, तो क्या लिखते, फॉर एन डाइलेक्ट्रिक्स, इस तरह के कितने होते, एन अगर हमारे पास ऐसे ही कनेक्टेड होते, तो इस फॉर्मूले को मैं नीचे रहने दे रहा हूं, इसी की हेल्प से मैं आराम से इसको लिख दूंगा। एक के लिए तो ये है, इधर देखिए, फॉर एन डाइलेक्ट्रिक्स, फॉर एन डाइलेक्ट्रिक्स बिल्कुल इसी तरीके से होते और पार्शियली ही फिल होते। किस तरीके से, ऐसे पूरा फिल नहीं हो रहा है, पार्शियली एन डाइलेक्ट्रिक्स हमारे पास फील किए गए होते हैं। ये हो गया पहला, इसकी थिकनेस T1, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1। दूसरा ले ले रहा हूं मैं, थिकनेस T2, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2, ये T2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2। और ठीक इसी तरह कितने कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में, N अगर हमारे पास डाइलेक्ट्रिक पार्शियली फील किए गए होते तो हम लोगों को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो लिखना होता है वो कितना लिखते, बिल्कुल इसी पैटर्न पे, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी। जब कुछ फील नहीं किया गया होता तब पहले के हिसाब से, पहले के वजह से क्या आता, माइनस T1 प्लस, पहले का इफेक्ट क्या होता, माइनस T1 प्लस T1 बाई के। दूसरे की वजह से, ये नीचे वाला टर्म लिख रहा हूं मैं, माइनस T2 प्लस T2 बाई के। तीसरे की वजह से माइनस T3 प्लस T3 बाई के, ऐसे ही आने वाला था ना। तो इस फैक्टर को क्या लिख सकते थे, नीचे वाले को T माइनस, ये सब आपस में ऐड हो जाएंगे, T1 T2 T, तो माइनस ले लीजिए, माइनस समेशन Ti, आई की वैल्यू कहां से कहां तक, 1 से लेके n तक, प्लस ये T1 बाई K1, ये T2 बाई K2 होगा ना, ये K1, ये तीसरे के लिए K3। तो क्या लिख देंगे इसको, समेशन Ti अपॉन Ki, Ti अपॉन Ki, आई की वैल्यू 1 से लेके n तक। तो n के लिए बिल्कुल ऐसे हम लोग यूज कर सकते हैं, समझ में आ रहा है। तो अगर पार्शियली हमारे पास डाइलेक्ट्रिक फील किए गए हैं तो हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, इसका और भी एक आसान तरीका है, उसको भी देख लेते हैं, जरूरी नहीं कि इसी प्रोसेस से करें, हम लोग सीरीज कैपेसिटर वाले फॉर्म में भी इसको कर सकते हैं। कैसे, देखते हैं। आप इसको दूसरा मेथड बोल सकते हैं, शॉर्टकट बोल सकते हैं, जो भी बोलना चाहें। जल्दी इसको निकालने का तरीका हम लोगों ने क्या देखा था, एक के लिए, उसी तरह n के लिए भी बात कर रहे थे। ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस किया गया था, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना K, थिकनेस कितनी इसकी T, और ये हमारा इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बनाना था। तो यहां पर देखिए, इनमें तो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सब अलग अलग हो ही रहा है। एक कैपेसिटर, ये प्लेट एरिया बराबर है हमारे पास, बीच में मीडियम कौन सा हो गया, एयर। तो एक कैपेसिटर यहाँ फॉर्म होगा, एक यहाँ फॉर्म होगा, एक यहाँ फॉर्म होगा, 3 कैपेसिटर फॉर्म होने वाले हैं ना, एक को C1, दूसरे को C2, तीसरे को C3 बोल दे रहा हूं। तो इसका जो इक्विवेलेंट हम लोग बनाना चाहें, इधर मैं बना दे रहा हूं, क्या बनेगा, 3 कैपेसिटर जो आपस में क्या है, बैक टू बैक अरेंजमेंट के साथ सीरीज में है। समझ में आ रहा है क्या, C1, C2, C3 तीनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा, कोई डाउट। ये C1, ये C2, ये C3, सी इक्विवेलेंट इनका निकाल देना। बट इस C1, यहां पर जो कैपेसिटर बन रहा है, प्लेट एरिया ए। अच्छा, ये यहां से पोजीशन मैंने डायरेक्ट्रिक कितनी मान ली, x मान ली, ये T है, तो ये कितना हो जाएगा, D माइनस एक्स माइनस T। ये देखा था हम लोगों ने, ये सेपरेशन कितना, D, प्लेट एरिया A लेना है हम लोग को। C1 की वैल्यू कितनी, एप्सिलॉन नॉट A, प्लेट एरिया A डिवाइडेड बाई D, दोनों के बीच में गैप कितना, x। C2 की वैल्यू कितनी, C2 लिखने चलेंगे हम लोग, तो C2 कितना, इसका लिखेंगे हमारे पास, यहाँ पर मीडियम एयर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, K एप्सिलॉन नॉट A, प्लेट एरिया है उतना ही, और ये गैप कितना T। बट इस C3 की बात करेंगे, यहाँ पर क्या है, एयर ही है हमारे पास, कितना लिखा जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई थिकनेस कितनी, D माइनस एक्स माइनस T। और तीनों आपस में कैसे हैं, सीरीज में है, तो सीरीज में हमारे पास इक्विवेलेंट कैसे निकलता है, 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2
प्लस 1/C3। वैल्यू रख देंगे, कैलकुलेट कर देंगे। हम लोग देखेंगे पहले जो आंसर आया था ना, अभी भी वही आंसर आने वाला है, 1/C1। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/C1। C1 की वैल्यू अब साइलेंट नॉट A बाई एक्स, तो एक्स का टर्म किधर चला जाएगा, ऊपर, एक्स का टर्म ऊपर, तो एक्स को ऊपर लिख दे रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है, प्लस 1/C2। 1/C2 करेंगे तो ये हो जाएगा 1/K अब साइलेंट नॉट A बाई टी, तो टी का टर्म ऊपर, प्लस 1/C3। C3 की बात करेंगे तो कितना हो जाने वाला है, नीचे ये कौन सा टर्म, अब साइलेंट नॉट A और ये फैक्टर ऊपर चला जाएगा, D माइनस, इसको मिटा दे रहा हूं, D माइनस एक्स माइनस टी। कोई दिक्कत किसी को, बिल्कुल सॉल्व कर देना है बस। 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू, कॉमन क्या है, सब जगह से मुझे कॉमन दिख रहा है, 1/एप्सिलॉन नॉट A। 1/एप्सिलॉन नॉट A क्या है, कॉमन है, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, यहां से बच गया x, ये बच जाएगा t बाई k, और यहां से बच गया हमारे पास d माइनस एक्स माइनस टी। यहां से देखिए ये x और x का टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया, तो ये फैक्टर कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया 1/एप्सिलॉन नॉट A, और ऊपर में ये टर्म d माइनस टी प्लस टी बाई के। तो ये तो हो गया 1/C इक्विवेलेंट। C इक्विवेलेंट निकालना होगा तो क्या कर सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल ले ले, मिटा दे रहा हूं इधर ऊपर में, रेसिप्रोकल ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट इक्वल टू नीचे वाला टर्म ऊपर, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई d माइनस टी प्लस टी बाई के। ऐसे भी हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। अच्छा, इस रिजल्ट में एक और चीज देखिए, ये रिजल्ट कैसा है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, एक्स से क्या है, इंडिपेंडेंट है, तो डाइलेक्ट्रिक की पोजीशन मायने नहीं रखती है। डाइलेक्ट्रिक को हम लोग कहीं पे भी रखें, जैसे हमारे पास अगर ये टी थिकनेस का यहाँ डाइलेक्ट्रिक रखा गया, ये डायग्राम अगर ऐसे भी होता, ये कैपेसिटर प्लेट होती है हमारे पास, इसके बीच में यहां पर ऐसे रखा गया होता और ये थिकनेस डी होती, तो अभी भी ये कैपेसिटेंस इतना ही होता, समझ में आ रहा, ये डाइलेक्ट्रिक इस प्लेट से कितनी दूरी पे है या इस प्लेट से कितनी दूरी पे है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी भी इसका कैपेसिटेंस इतना ही आता, तो एक्स से क्या है, इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इसमें पार्शियली फिलिंग में, जहां पर हम लोग डाइलेक्ट्रिक फील कर रहे हैं वहां पर अगर मेटल रख दिया जाए तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए यहां पर हमने ये लिया मेटल, ये क्या है, मेटल है, थिकनेस कितनी टी, तो इसका डायलेक्ट कैपेसिटेंस क्या होने वाला है, तो इसका कैपेसिटेंस कितना, ये टोटल सेपरेशन ये कितना डी, मान लीजिए ये बोल दे रहा हूं मैं एक्स, तो ये कितना हो जाएगा डी माइनस एक्स माइनस टी। इस बार अभी हम लोगों ने जो इक्विवेलेंट सी पढ़ा था, फॉर्मूला क्या था, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई, मैं पहले लिख दे रहा हूं, जितनी बार आप लिखोगे आपके लिए एडवांटेज है, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी माइनस थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक प्लस थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक डिवाइडेड बाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक। फॉर मेटल, मेटल के लिए हम लोग पढ़ चुके हैं, जो रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट, मेटल के लिए तो k की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, तो ये वैल्यू रख देंगे तो C इक्विवेलेंट कितना आने वाला है इस केस में, C इक्विवेलेंट आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई टी माइनस डी माइनस टी, और ये t बाई के इंफिनिटी होगा तो ये फैक्टर क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, ये वाला फैक्टर जीरो, तो C इक्विवेलेंट कितना इस केस में, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई डी माइनस टी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अगर किसी कैपेसिटर प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक बैक टू बैक पूरे वॉल्यूम में अगर भर दिए जाए तो हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। तो हमने यहाँ पर दोनों प्लेट के बीच में 3 डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस किए हैं, एक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, दूसरे का K2, तीसरे का K3, इसकी थिकनेस T1 T2 T3 है, और हमें इसका क्या बताना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है क्या होगा। तो इधर देखिए
मान लिया हम लोगों ने जब इसको बैटरी से जोड़ा या चार्ज कर लिया, इस कैपेसिटर के प्लेट पे चार्ज कितना है Q और इधर कितना है -Q, तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो कैसे लिखा जाता है, Q/V। Q यानी कि चार्ज इस पे और दोनों प्लेट के क्रॉस का पोटेंशियल का डिफरेंस, दोनों प्लेट के क्रॉस का। तो ये चीजें हमें निकल जाए तो आंसर आ जाएगा। लेट से इस पे चार्ज डेंसिटी अगर मैं सिग्मा बोल रहा हूँ, कितना सिग्मा, ये माइनस सिग्मा हो जाएगा, तो कितनी वैल्यू लिख सकते हैं इसको, सिग्मा इंटू ए, चार्ज की प्लेट एरिया को मैं ए कंसिडर कर रहा हूँ। जनरली जब भी मैं यहाँ पर अभी जब मेंशन नहीं कर रहा हूँ, प्लेट एरिया में ए ही ले रहा हूँ हर जगह, ठीक है, डिवाइडेड बाई भी। तो हम लोग V निकाल लेते हैं, दोनों प्लेट के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस, फिर यहाँ रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा C इक्विवेलेंट। V की बात करें, अगर इसके क्रॉस का ड्रॉप, इन दोनों के क्रॉस का ड्रॉप V1 है, ये V2 है, और इसके क्रॉस का ड्रॉप V3 है, तो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, यही हो जाएगा हमारे पास। व्हाट इज V1? अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K वाला फील्ड हुआ है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड K टाइम्स रिड्यूस हो जाएगी। यहाँ वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं बोल दे रहा हूँ E1, इसके बीच वाले को E2 और ये वाला E3, तीनों अलग अलग होंगे ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हर जगह क्या है, अलग अलग है। तो इसको क्या लिख दे रहा हूं मैं, E1 इंटू T1। समझ में आ रहा है क्या, यहां से यहाँ फील्ड की डायरेक्शन में जा रहा है, cos 0 डिग्री वैल्यू 1 हो जाती है, E डॉट x वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो, प्लस V2 की वैल्यू कितनी, E2 इंटू T2, और V3 की वैल्यू कितनी, E3 इंटू T3। तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, E1 की बात करें तो E1 को क्या लिखेंगे, सिग्मा अपॉन K1 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर फील्ड K1 टाइम्स रिड्यूस हुई है, इंटू T1। E2 की बात करें तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर फील्ड K2 टाइम्स रिड्यूस हुई है, सिग्मा अपॉन K2 एप्सिलॉन नॉट इंटू T2, प्लस E3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और K3 टाइम्स रिड्यूस होगी, तो सिग्मा अपॉन K3 एप्सिलॉन नॉट इंटू T3। समझ में आ रहा है, सब में कॉमन क्या है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, हर जगह से मुझे कॉमन दिख रहा है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लीजिए, क्या बचा है यहाँ से, T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3। कोई डाउट, ये हमारे पास क्या आ गया, दोनों कैपेसिटर प्लेट्स के क्रॉस का पोटेंशियल का डिफरेंस आ गया हमारे पास। तो हमें C इक्विवेलेंट लिखना है, तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला Q/V, Q की वैल्यू सिग्मा A, तो ये टर्म कितना हो जाएगा, सिग्मा A डिवाइडेड बाई V कितना हो गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3। यहां से देखिए सिग्मा सिग्मा का टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास जो C इक्विवेलेंट आ गया वो कितना होगा, C इक्विवेलेंट कितनी वैल्यू लिखेंगे, C इक्विवेलेंट की, सिग्मा कैंसिल आउट, ये टर्म ऊपर भेजिए, अब साइलेंट नॉट A डिवाइडेड बाई T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3। अच्छा, अगर यहाँ पर एन डाइलेक्ट्रिक्स होते तो बिल्कुल इसी फॉर्मेट में लिखा जा सकता था, फॉर एन डाइलेक्ट्रिक्स, अगर इस मैनर में पूरे फिल किए गए होते हमारे पास, तो सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या हो जाता, अब साइलेंट नॉट ए डिवाइडेड बाई समेशन Ti अपॉन के आई, और आई की वैल्यू 1 से लेके n तक रख सकते हैं ना, बिल्कुल 3 के लिए होगा तो आई की वैल्यू 1 से लेके 3 तक होगी, T1 अपॉन K1, T2 अपॉन K2, T3 अपॉन K3, यहाँ का हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास अगर मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक्स अरेंज्ड है हमारे पास पूरे वॉल्यूम में, एक के बैक टू बैक, तो हमारे पास सी इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका दूसरा तरीका क्या होगा, जो हम लोगों ने पिछले वाले केस में भी देखा था, दूसरा तरीका हमारे पास आसान तरीका क्या है, ये सारे कैसे कनेक्टेड हैं, क्या सीरीज में कनेक्टेड हैं, सीरीज में हो जाएंगे ना, एक कैपेसिटर प्लेट एरिया सेम हमारे पास, इसके क्रॉस अलग ड्रॉप, इसके क्रॉस अलग ड्रॉप, इसके क्रॉस अलग ड्रॉप, तो इसका अगर हम लोग इक्विवेलेंट बनाएंगे तो इसका इक्विवेलेंट क्या बनने वाला है, इसका इक्विवेलेंट ये हो जाएगा कि ये तीनों कैपेसिटर बैक टू बैक अरेंज्ड है और ये आपस में कैसे हो जाएंगे, सीरीज में। तो हमें इसका अगर इक्विवेलेंट निकालना है
ये C1 बोल दे रहा हूं मैं, ये C2 और ये C3। C1 की वैल्यू कितनी लिखेंगे, प्लेट एरिया ए और दोनों के बीच का ये गैप कितना, T1, और यहाँ का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K1 है। तो वैल्यू कितनी, K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई T1। कोई कंफ्यूजन। C2 की वैल्यू, यहाँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है, तो कितना हो जाएगा, K2 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई T2। एप्सिलॉन नॉट होता है ना, एप्सिलॉन A बाई D, तो ये हो गया K2 एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी की वैल्यू A डिवाइडेड बाई T2। प्लेट एरिया सबका सेम ही है। C3 की बात करें तो कितना होगा, इसके लिए देखेंगे थिकनेस, ये दोनों के बीच में गैप T3 और यहाँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K3 है, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी, K3 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई T3। और ये तीनों आपस में कैसे, तीनों आपस में सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, सीरीज के लिए सी इक्विवेलेंट क्या करेंगे, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। बिल्कुल इसी तरीके से वैल्यू रख दीजिए। 1/C1 करेंगे तो 1/C1, C1 की वैल्यू K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई T1, तो ये T1 का टर्म कहां चला जाएगा, ऊपर। ठीक, C2 करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, T2 अपॉन K2 एप्सिलॉन नॉट A प्लस 1/C3 की वैल्यू T3 अपॉन K3 एप्सिलॉन नॉट A। हर जगह से कॉमन क्या दिख रहा है मुझे, 1/C इक्विवेलेंट की बात करें, हर जगह से कॉमन हमारे पास है 1/एप्सिलॉन नॉट A, ये टर्म कॉमन है, तो क्या बच जाएगा, यहां से बच गया T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3। ये 1/C इक्विवेलेंट हो गया, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो क्या निकल जाएगा हमारे पास, C इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो गई, C इक्विवेलेंट रेसिप्रोकल ले लीजिए, ये टर्म ऊपर एप्सिलॉन नॉट A और ये वाला टर्म नीचे, T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3। तो इस तरीके से हमारे पास अगर डाइलेक्ट्रिक भरे गए हैं तो हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अगर कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक को कुछ इस मैनर में भरा जाए, ये वाला हमारे पास जो कॉन्सेप्ट होगा ना, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको थोड़ा ढंग से देखिएगा आप लोग। अगर हमारे पास ये आधे सेगमेंट पे इधर भरा गया K1 और इधर भरा गया है K2, ये लेंथ L1 और ये लेंथ हमारे पास L2 है, तो इस केस में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इसका हम लोग थोड़ा सा 3D डायग्राम भी देखेंगे समझने के लिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है थोड़ी सी। यहाँ देखिए, ये वाला अगर मैं बोल रहा हूं कि यहाँ का पोटेंशियल VA है और इस प्लेट का पोटेंशियल VB है, तो ये कैपेसिटर प्लेट कंडक्टर की है, तो हर जगह इस प्लेट पे हर जगह पोटेंशियल बराबर होगा, बिकॉज कंडक्टिंग प्लेट इक्वी पोटेंशियल होता है, यहाँ पर भी हर जगह पोटेंशियल क्या होगा, बराबर होगा। तो जो हमारा C इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आएगा, चार्ज ऑन कैपेसिटर प्लेट डिवाइडेड बाई पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये हो जाएगा VA माइनस VB, दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो आने वाला है। यहाँ देखिए, यहां पर अगर हम लोग फील्ड की बात करें, यहाँ पर देखिए आधे हिस्से में भरा गया K1, आधे इधर K2, तो यहाँ पर जो फील्ड होगा इसको अगर मैं बोल रहा हूँ E1, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो बोल रहा हूं मैं E2। तो यहाँ देखिए, ये प्लेट दोनों हमारे पास क्या है, कंडक्टिंग प्लेट है, इक्वी पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल का डिफरेंस यहां से लिखिए या फिर यहां से लिखिए, बराबर ही आएगा। अगर मुझे VA माइनस VB लिखना है, VA माइनस VB, यहां से लिखें तो क्या लिखेंगे, E1 इंटू डी, E1 इंटू डी, और यहां से लिखें तो क्या लिखेंगे इसको, E2 इंटू डी। समझ में आ रहा है क्या, तो हमें यहां से क्या कंक्लूजन निकल रहा है, दिस इंप्लाइज E1 इक्वल टू E2, दोनों जगह E1 E2 बराबर हो रहा है। अब थोड़ा बहुत यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को बहुत बार, यहाँ पर दो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, यहाँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है, तो ये E1 E2 दोनों जगह फील्ड बराबर कैसे हो गई। एक्चुअल में यहाँ पर ये जो चार्ज हो जाएंगे ना, वो चार्ज डिवाइड हो जाएंगे, चार्ज डिवाइड होंगे, तो यहाँ पर एक्चुअल अगर ये नहीं होता तो फील्ड अलग, यहाँ पर अलग, ये K1 टाइम्स रिड्यूस हो गया और यहाँ वाला K2 टाइम्स रिड्यूस होने के बाद भी बराबर होगा। तो इस पे चार्ज अगर जो टोटल Q है, तो इस वाले एरिया में ये चार्ज Q1 लिख दे रहा हूं और ये चार्ज Q2,
Q1 Q2 मिलकर टोटल चार्ज Q हो जाएगा, और ये दोनों यहाँ पर क्या होंगे, अलग अलग, यहाँ चार्ज अलग और यहाँ चार्ज अलग, लेकिन हर जगह पोटेंशियल क्या होगा, हर जगह पोटेंशियल यहाँ पर VA ही होगा, यहाँ पर हर जगह पोटेंशियल कितना होगा, VB ही होगा। ये कितना -QA, इधर कितना -QB। ये चीज समझ में आ रही है। यहां से हम लोग VA माइनस VB अगर लिखें तो या तो लिख सकते हैं E1 इंटू डी, या फिर लिख सकते हैं E2 इंटू डी, कोई एक चीज लिख सकते हैं। E1 इंटू डी, यहाँ चार्ज डेंसिटी है σ1, तो क्या लिखेंगे हम लोग, σ1 अपॉन, यहाँ मीडियम क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 वाला, तो σ1 अपॉन K1 एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई E1 इंटू डी। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस। यहाँ σ1 की वैल्यू लिखें तो क्या लिखेंगे, σ1 कितना हो जाएगा, Q1 अपॉन A1, Q1 अपॉन A1 लिखने की कोशिश की जाए तो ये प्लेट की विड्थ अगर B है तो क्या लिखेंगे इसको, L1 इंटू बी, ये A1 हो जाएगा, एंड L2 इंटू बी, ये क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा, जो यहाँ का एरिया लिखा जाएगा। यहाँ का एरिया लिखें तो ये A1 बोल दूंगा मैं, और इधर वाला A2 बोल दूंगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाली है। चलिए VA माइनस VB आ गया, तो C इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं ना, C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, Q अपॉन VA माइनस VB, Q अपॉन VA माइनस VB लिखे। अच्छा, इसको वैल्यू पुट कर दे रहा है, Q1 अपॉन A1, ये तो हो गया σ1, और ये नीचे टर्म कौन सा, K1 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, K1 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ये हमारे पास क्या टर्म आ गया, VA माइनस VB। यहाँ पर वैल्यू रखिए C इक्विवेलेंट की, तो कितना हो जाएगा ये टर्म, Q1 अपॉन ये Q1D अपॉन A1 K1 एप्सिलॉन नॉट, ये C इक्विवेलेंट की वैल्यू हमारे पास आ गई। अच्छा, Q को क्या लिखेंगे हम लोग, Q को यहां से अगर लिखना चाहे तो Q1 प्लस Q2 लिख सकते हैं ना, इधर चार्ज अलग और इस एरिया पे चार्ज हमारे पास क्या होगा, अलग होगा। तो इसको अगर हम लोग लिखें, इधर मिटा दे रहा हूं मैं, तो ये टर्म कितना हो जाएगा, C इक्विवेलेंट, इसको लिखेंगे हम लोग Q को Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई, ये हो गया Q1D डिवाइडेड बाई K1 A1 इंटू डी N2 एप्सिलॉन नॉट। यहां से देखिए ये टर्म ऊपर जाएगा और ये कितना हो जाएगा, K1 A1 एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी, और इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूं Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई Q1, कोई दिक्कत, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई Q1, इसको डिवाइड करेंगे तो ये टर्म कितना आ जाएगा, ये हो गया K1 A1 एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी, ये हो जाएगा 1, और ये डिवाइड होगा तो हो गया Q2 डिवाइडेड बाई Q1, Q2 डिवाइडेड बाई Q1, ये बाहर हो रहा है, Q2 डिवाइडेड बाई Q1, हमें Q2 डिवाइडेड बाई Q1 निकल जाएगा तो हमारा काम चल जाएगा। इसको निकाल लेते हैं Q2 डिवाइडेड बाई Q1, तो हमारा C इक्विवेलेंट आ जाएगा। इधर देखिए, अभी हम लोगों ने क्या देखा था, E1 E2 दोनों क्या है, बराबर हैं, E1 इक्वल टू E2, E1 को क्या लिखा जाएगा, σ1 सिग्मा अपॉन, तो σ1 अपॉन K1 एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना σ2 अपॉन K2 एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास E1 और E2 हो गए। यहां से E1 को क्या लिखना होगा, E1 को लिखेंगे हम लोग Q1 अपॉन A1, और σ2 को क्या लिखेंगे, Q2 अपॉन A2, ये वाला एरिया A1 और ये वाला एरिया A2, समझ में आ रहा, ये एरिया A1 और ये वाला एरिया A2, तो ये कितना हो जाएगा, Q2 अपॉन Q1 हमें चाहिए ना, सिग्मा नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, Q2 अपॉन Q1 कितना हो जाएगा, ये नीचे भेजिए, तो ये टर्म हो गया हमारे पास K2A2 डिवाइडेड बाई K1A1, K2A2 डिवाइडेड बाई K1A1, ये हमारे पास क्या आ गया, Q2 अपॉन Q1 की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास आ गया Q2 अपॉन Q1। ठीक है, ये वैल्यू इसमें क्या कर दीजिए, रख दीजिए, तो हमारे पास C इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, C इक्विवेलेंट इक्वल टू K1 A1 एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी प्लस 1 प्लस Q2 बाई Q1, यानी कि K2A2 डिवाइडेड बाई K1A1
मल्टीप्लाई कीजिए तो ये टर्म कितना हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो यही टर्म बच जाएगा। ये कितना हो गया, K1 A1 एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी, प्लस इससे मल्टीप्लाई होगा तो K1 A1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, K2 A2 एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ये हमारे पास आ गया कितना, C इक्विवेलेंट की वैल्यू। थोड़ा सा इसको रीअरेंज करके अगर हम लोग देखें, मैं ऊपर में रिजल्ट लिख दे रहा हूं, तो C इक्विवेलेंट हमारे पास क्या आ गया, C इक्विवेलेंट इज K1 एप्सिलॉन नॉट A1 बाई डी प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A2 बाई डी। ये हमारे पास आ गया C इक्विवेलेंट इस केस में। समझ में आ रहा। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर दूसरा एक और मेथड है जो हम लोग अभी यूज कर रहे थे, उस मेथड से भी हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। दूसरा आसान मेथड क्या है, दूसरा मेथड ये है कि यहाँ पर हर जगह पोटेंशियल बराबर है, यहाँ पर हर जगह पोटेंशियल बराबर है, एक कैपेसिटर ये कैपेसिटर ये, क्या दोनों आपस में पैरेलल हैं, और पैरेलल में ही चार्ज क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। तो उस कॉन्सेप्ट से भी आप क्या कर सकते हो, इसका सी इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लोग अगर इसका सी इक्विवेलेंट कैलकुलेट करें दूसरे मेथड से तो भी हमारे पास आंसर यही आएगा, लेकिन जल्दी बन जाएगा। हम लोगों ने ये मेथड इसलिए किया कि यहां से समझ में आए कि चार्जेज अलग अलग क्यों डिवाइड हो रहे थे। दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा तरीका हमारे पास ये हमारे पास कैपेसिटर था, ये कितना, ये K1, ये कितना K2। हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ का पोटेंशियल VA और यहाँ का पोटेंशियल VB। तो ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर एक यहाँ बनेगा जिसको C1 बोल दे रहा हूं मैं, यहाँ वाला C2, ये वाला एरिया A1 और इधर वाला एरिया A2। 3D बनाएंगे तो ऐसे ही टर्म आएगा हमारे पास। तो दोनों कैपेसिटर को कैसे बोल सकते हैं, दोनों कैपेसिटर सेम पोटेंशियल VA और VB के बीच में, ये भी किसके, VA और VB के बीच में ही कनेक्टेड है। तो क्या दोनों को हम लोग बोल सकते हैं दोनों आपस में पैरेलली कनेक्टेड है, दोनों आपस में कैसे, पैरेलली, ये C1 और ये C2। कोई डाउट। तो कितना लिख सकते हैं यहाँ पर, तो C इक्विवेलेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा C1 प्लस C2, बस दोनों को ऐड कर देना है, आंसर आ जाएगा। यहां से देखिए C1 को क्या लिखेंगे, C1 हो जाएगा K1 एप्सिलॉन नॉट, प्लेट एरिया इधर वाला A1 और दोनों के बीच का ये सेपरेशन कितना D, K1 एप्सिलॉन नॉट A1 बाई D, और C2 की वैल्यू कितनी K2, ये है ना K2 एप्सिलॉन नॉट प्लेट एरिया A2 डिवाइडेड बाई D, और दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो ये आसान तरीका होता है, लेकिन पिछला तरीका हमें जानना जरूरी है, तभी ये चीजें और बेहतर वे में समझ में आती हैं। सी इक्विवेलेंट हमारे पास कितना हो गया, K1 एप्सिलॉन नॉट A1 डिवाइडेड बाई D प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A2 डिवाइडेड बाई D। बिल्कुल वही रिजल्ट आ जाएगा, डायरेक्टली आ जाएगा। तो हम लोग सीरीज पैरेलल वाले इक्विवेलेंट डायग्राम को ड्रॉ करके भी इस तरह का क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, इजीली बना सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं जहां पर हम लोग सीरीज पैरेलल वाले क्वेश्चंस डायग्राम फॉर्मेट बना के और आसानी से उसको क्या करेंगे, बनाएंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग इससे रिलेटेड। हमारे पास एक कैपेसिटर दिया हुआ है, बीच में मीडियम हमारे पास एयर है, उस समय इसका कैपेसिटेंस कितना है, C0 है। प्लेट एरिया हमें A लेना है और सेपरेशन दोनों के बीच का कितना है, D है। अब अगर इसके आधे हिस्से में ये L/2 दिख रहा है, वृत्त भी होगा इसका, यानी कि प्लेट एरिया आधा, आधे प्लेट एरिया का जो सेगमेंट है उसमें K इक्वल टू 2, यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसका 2 है वो वाला डाइलेक्ट्रिक भरा गया है, और आधे में जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 है वो भरा गया है। तो हमें बताना है अब इसका C इक्विवेलेंट कितना होगा C0 के टर्म में। तो C0 यहाँ पर अगर लिखें हम लोग तो C0 कितना होगा, C0 की वैल्यू कितनी, एप्सिलॉन नॉट A बाई D, एप्सिलॉन नॉट A बाई D। यहाँ पर लिखेंगे तो इसका अगर मुझे इक्विवेलेंट डायग्राम बनाना है, इसका इक्विवेलेंट डायग्राम, तो देखिए ये कैपेसिटर प्लेट, ये कैपेसिटर प्लेट, दोनों जगह पोटेंशियल बराबर, इसके बीच में एक कैपेसिटर ये मानिए, एक ये, दोनों कैसे होंगे आपस में, पैरेलल में। तो इनका इक्विवेलेंट डायग्राम कैसे बनने वाला है, इनका इक्विवेलेंट डायग्राम ये ऐसे, दोनों आपस में पैरेलली अरेंज्ड होंगे इन प्लेट्स के बीच में। इसका कैपेसिटेंस C1 बोल दे रहा हूं और ये C2।
तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2। C1 की वैल्यू कितनी, C1 यहाँ पर देखिए, ये प्लेट एरिया A/2 और K की वैल्यू कितनी है 2, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी K एप्सिलॉन नॉट, यानी कि 2 एप्सिलॉन नॉट A/2, यही एरिया होगा ना, एप्सिलॉन नॉट A/D होता है, तो K एप्सिलॉन नॉट A/2 इंटू सेपरेशन कितना, ये गैप D ही रहेगा यहाँ पर भी, ये D। C2 की बात करें तो C2 कितना 3 एप्सिलॉन नॉट A/2, K एप्सिलॉन नॉट A/D होता है ना, तो A की वैल्यू कितनी A/2, और दोनों के बीच में, प्लेट्स के बीच में गैप कितना, ये D ही है। तो इसको देखा जाए तो ये 2 का टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो ये कितना आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A/D, तो इसको तो C नॉट बोल सकते हैं, और C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो C1 C नॉट है, और C2 कितना, C2 इज 3/2 एप्सिलॉन नॉट A/D, यानी कि ये 3/2 C नॉट। तो हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाने वाला है, C इक्विवेलेंट हो जाएगा C1 प्लस C2, यानी कि C नॉट प्लस 3/2 C नॉट, 3/2 C नॉट। एलसीएम ले लीजिए तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 C नॉट डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे पास हो गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। हमारे पास कैपेसिटर प्लेट दिया हुआ है, उसके बीच में 4 अलग अलग तरह के डाइलेक्ट्रिक भरे गए हैं, K1 K2 K3 K4 वाले। तो हमें बताना इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। इस तरह का क्वेश्चन हमारे लिए नहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ गलती क्या होती है, जनरली लोग ये करते हैं कि यहाँ का पोटेंशियल हर जगह बराबर मान लेते हैं, और इनके बीच में ये जितने हैं, यहाँ पर जो बनेगा उसका कैपेसिटेंस C1 बोल दे रहा हूं, यहाँ वाले का ये C3, ये C2 और ये C4। कॉमन मिस्टेक जो होती है, पहले उसकी बात करते हैं हम लोग। इसको और ये तो सेम पोटेंशियल पे है, ये मेटल प्लेट है, तो ये भी सेम पोटेंशियल पे होगा, लेकिन ये मेटल प्लेट नहीं है। लेकिन लोग जनरली क्या करते हैं, इसको भी सेम पोटेंशियल पे मान लेते हैं। तो ये दोनों आपस में C1 C3 कैसे हो गए, पैरेलल में, C1 C3 पैरेलल में, और फिर C2 C4 आपस में पैरेलल में, और ये आपस में अरेंजमेंट कैसे, सीरीज में, आपस में ये अरेंजमेंट सीरीज में। तो डायग्राम जनरली लोग ऐसे बना लेते हैं, ये दोनों आपस में पैरेलल में, और इसके साथ अगला ये सीरीज में। तो ऐसा अगर आपने डायग्राम बनाया तो ये डायग्राम, इसका सर्किट डायग्राम गलत होगा। क्यों गलत होगा उसकी बात करेंगे हम लोग। ये कौन सा हो गया, C1 C3 C2 C4, ये डायग्राम गलत है। क्यों गलत है इसकी बात करते हैं हम लोग। इधर देखिए, यहाँ का पोटेंशियल हर जगह क्या होगा, बराबर होगा, यहाँ का पोटेंशियल हर जगह बराबर होगा, बिकॉज ये कंडक्टिंग प्लेट है। कंडक्टिंग प्लेट इक्वी पोटेंशियल होता है, लेकिन ये कंडक्टिंग प्लेट वाला हिसाब किताब नहीं, ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक का सरफेस है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, यहाँ K2 है, तो यहाँ जो फील्ड होगा, ये फील्ड दोनों अलग अलग है हमारे पास। यहाँ पर, यहाँ अलग होगी, यहाँ अलग होगी, तो यहाँ का यहाँ जितना ड्रॉप होगा यहाँ से यहाँ आते समय, उतना ड्रॉप यहाँ नहीं होगा, यानी कि ये और ये सेम पोटेंशियल पे नहीं होने वाले हैं। तो यहाँ और यहाँ ये पोटेंशियल बराबर होगा ही नहीं, तो ये दोनों आपस में पैरेलल में होंगे ही नहीं। ठीक उसी तरह यहाँ की बात करेंगे, यहाँ पर हर जगह पोटेंशियल क्या होगा, बराबर होगा, लेकिन ये सरफेस और ये सरफेस ये सेम पोटेंशियल पे नहीं है, ये डाइलेक्ट्रिक वाला सरफेस है। तो C2 और C4 जो कैपेसिटेंस बनेंगे वो आपस में पैरेलल नहीं होंगे। तो बनाने का तरीका क्या होता है, इसका बेहतर तरीका, ये देखिए, ये हिस्सा जहां से ये डिवाइड हो रहा है डाइलेक्ट्रिक वाला, इन दोनों को एक साथ देखिए, यहाँ पर ये मीडियम अलग, ये मीडियम अलग, लेकिन ये आपस में कैसे बैक टू बैक अरेंजमेंट पे, सीरीज में। और इधर बात करेंगे हमारे पास, तो यहाँ से यहाँ, और देखिए ये आपस में पैरेलल ओवरऑल, यहाँ का पोटेंशियल हर जगह बराबर, यहाँ का पोटेंशियल हर जगह बराबर, तो उन दोनों के बीच में ये दोनों आपस में सीरीज में, और ये दोनों आपस में सीरीज में। तो इसका करेक्ट डायग्राम क्या बनने वाला है, C1 C2 आपस में सीरीज में, C1 C2 आपस में सीरीज में, और C3 C4 आपस में सीरीज में। समझ में आ रहा, C3 C4 आपस में सीरीज में, ये हमारे पास ऐसे बनाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा C1 C2 और ये C3 C4। इक्विवेलेंट हम लोग अब कैलकुलेट कर सकते हैं। इक्विवेलेंट क्या हो जाने वाला है इसका, ये दोनों आपस में सीरीज में है, तो कितना हो जाएगा, ये C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, और इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, दोनों सीरीज में है, तो इसका इक्विवेलेंट C3 C4 डिवाइडेड बाई C3 प्लस C4,
और आपस में ये कैसे हैं, आपस में पैरेलल में है, तो क्या डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे, तो इक्विवेलेंट कितना हो जाने वाला है, इक्विवेलेंट हो जाएगा इसका सम प्लस इसका सम, यहाँ इजिली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर C1 C2 C3 की वैल्यू निकाल के केवल क्या कर देनी है, रख देनी है। अगर C1 लिखने की कोशिश करें हम लोग, C1 कितना होगा, ये तो अब आसान टास्क है, हमें यही चीज समझनी थी जहां पर गलती होती है, इसके बाद का तो केवल नॉर्मल मैथमेटिक्स है, हमें लिखते जाना है। C1 की वैल्यू, ये प्लेट एरिया A1, यहाँ का डायरेक्टिव कांस्टेंट K1 है, समझ में आ रहा है, और ये गैप, ये दूरी यहां से यहां तक की मान लीजिए मैं ले रहा हूं, ये है T1 और ये क्या है, ये है T2, ये T1 है और ये क्या है, T2 है। तो C1 कितना लिखेंगे, K1 एप्सिलॉन नॉट A1 डिवाइडेड बाई दोनों के बीच का ये गैप कितना प्लेट का, ये हो गया T1, समझ में आ रहा है। C2 कितना, C2 लिखेंगे हम लोग K2 एप्सिलॉन नॉट A1, प्लेट एरिया यही है, देखिए ढंग से, डिवाइडेड बाई गैप ये कितना T2। C3 कितना, यहां पर जो कैपेसिटेंस का फॉर्मेशन होने वाला है, तो प्लेट एरिया यहां की बात करें तो ये कौन सा A2 और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है K3, तो वैल्यू कितनी K3 एप्सिलॉन नॉट A3 डिवाइडेड बाई ये गैप दोनों के बीच का सेपरेशन T1। और C4 की वैल्यू कितनी, C4 की वैल्यू K4 एप्सिलॉन नॉट A2 डिवाइडेड बाई, ये A3 नहीं है ना, ये भी A2 ही है, A3 नहीं लिखेंगे, A3 भी A2 ही दिया हुआ है, तो ये A2 है, डिवाइडेड बाई ये गैप कितना, ये गैप T2, समझ में आ रहा। अब जो C इक्विवेलेंट हम लोग यहाँ निकालना था और वैल्यू रख देनी है। C इक्विवेलेंट क्या है, इन दोनों का सम है, C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 प्लस C3 C4 डिवाइडेड बाई C3 प्लस C4। अब सारी वैल्यू हमें पता है ही, इनकी वैल्यू क्या कर देंगे, रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो हमें ध्यान देना है इस तरह के क्वेश्चन का सर्किट डायग्राम बनाते समय क्या प्रिकॉशन लेना है। अच्छा, कभी कभी इसमें केवल अरेंजमेंट चेंज किया जाए तो ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, काफी आसान हो जाता है। हम लोग दो क्वेश्चन और ले रहे हैं जिसका हम लोग सीरीज पैरेलल डायग्राम, जो भी इक्विवेलेंट सर्किट होता है वो प्लॉट करेंगे। जैसे हमें अगर क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, ये कैपेसिटर प्लेट है, इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक ऐसे भरी जा रही है, इधर देखिए, इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक हम लोग भर रहे हैं कुछ इस तरीके से, ये K1, इधर ये K2 और ये कैसा, ये K3, ये कैपेसिटर प्लेट्स हैं। तो इसका मुझे इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है। अगेन यहां पर भी अगर आप ऐसे बना रहे हैं कि ये दोनों आपस में पैरेलल में इसके साथ सीरीज में है, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। ध्यान देना है, ये वाली प्लेट देखो, ये इक्विपोटेंशियल वाली प्लेट है, कैपेसिटर प्लेट है, तो यहां पर हर जगह पोटेंशियल बराबर होगा, लेकिन यहां पर हर जगह पोटेंशियल बराबर नहीं होगा, हो भी सकता है, लेकिन यहां पर देखिए, ये मटेरियल अलग, ये मटेरियल अलग, यहाँ मीडियम अलग, यहाँ मीडियम अलग, यहाँ फील्ड की वैल्यू अलग होगी, ये सब सेम पोटेंशियल पे, लेकिन ये सेम पोटेंशियल पे नहीं होगा। समझ में आ रहा। आप यहां से भी देख सकते हैं, ये K1 है हमारे पास, यहाँ पर हर जगह पोटेंशियल बराबर, यहाँ हर जगह पोटेंशियल बराबर, तो यहां से बढ़ेंगे हमारे पास, तो जो गैप होने वाला है, तो यहाँ पर तो आपको दिखेगा कि यहाँ से आएंगे तो हमारे पास सेम पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, लेकिन इधर की अगर बात करेंगे हमारे पास, तो फिर यहाँ पर यहाँ के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ये बराबर होने वाला नहीं है, बिकॉज यहाँ K1 ये K2, यानी कि यहाँ पर पोटेंशियल बराबर नहीं है। तो ओवरऑल एक्चुअल में क्या है, ये वाला इन्वायरमेंट अलग है और ये वाला इन्वायरमेंट अलग है, समझ में आ रहा, ये इन्वायरमेंट अलग, ये इन्वायरमेंट आपको अलग है। तो करना क्या है, तो यहाँ पर अगर चार्जेस की बात करेंगे तो इधर अलग और इधर क्या होंगे, अलग होंगे, बिल्कुल ये पैरेलली में। तो इसका डायग्राम आपको ऐसे प्लॉट करना पड़ेगा। ये जो हिस्सा आपको बीच में दिख रहा है, यहाँ से जो ये डिवाइड है, ये पूरा डिवाइड कर लीजिए, समझ में आ रहा, ये चार हिस्से में डिवाइड हो गया, ये K1, ये K2, ये K1 और ये K3। समझ में आ रहा अरेंजमेंट। तो अब ये अरेंजमेंट इस तरीके से हो गया। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये सीरीज में ऐसे देखिए, ये दोनों सीरीज में और आपस में कैसे, इन दो प्लेट्स के बीच में हमारे पास है, तो आपस में ये पैरेलल। तो इसका सर्किट डायग्राम क्या बनने वाला है, इसका सर्किट डायग्राम बनेगा ये C1,
ये अगर बात करें C1 डैश लिख दे रहा हूं यहाँ वाले को, यहाँ जो बनेगा C1 डैश और इसको C1 डबल डैश, तो ये क्या हो गया C1 डैश। इसके साथ यहाँ जो बनेगा वो C2 कैपेसिटर बोल दे रहा हूं उसको, ये C2 सीरीज में, C2 सीरीज में, यहाँ वाले को ये इसी का इधर वाला हिस्सा आधा आधा होता तो C1/2 लिख सकते थे हम लोग, C1/2 लिख सकते थे ना, एरिया केवल डिवाइड होता, थिकनेस वही होती, लेकिन एरिया अलग अलग भी हो सकता है, तो मैंने C1 इसको डबल डैश बोल दिया। ये कितना, ये यहाँ वाले को ये K2 K3 वाले का यहाँ पर कैपेसिटेंस C3 लिख दे रहा हूँ। तो ये इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम इसका बनेगा। समझ में आ रहा? फिर हम लोग क्या करेंगे, आराम से सर्किट सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। अच्छा, इसी में थोड़ा सा अरेंजमेंट केवल हम लोग चेंज कर देंगे, ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अरेंजमेंट कैसे चेंज करना है, देखिए उसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन जब भी होंगे उस पे ध्यान देने की जरूरत है आपको। जैसे यही अरेंजमेंट जो अभी हम लोग देख रहे थे ऐसे होता, तो अब ये क्वेश्चन हमारे लिए आसान हो जाएगा। इधर देखिए, इसमें ज्यादा माथापच्ची की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। यहाँ क्लियरली देख सकते हैं, ये अगर मैं बोल रहा हूँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 वाला भरा गया है, ये K2 और ये K3, तो इन दो प्लेट्स के बीच में ये कैपेसिटर और यहाँ वाला इक्विवेलेंट बोल सकते हैं, और आपस में ये दोनों कैसे सीरीज में, तो इसका इक्विवेलेंट डायग्राम कैसे बनाएंगे, इसका इक्विवेलेंट डायग्राम, इसका वाला कैपेसिटेंस को C1 बोल दे रहा हूँ, ये C2 और ये C3, तो किधर बनने वाला डायग्राम इसका, ये दोनों आपस में पैरेलल में, तो ये हो जाएगा C1 और ये दोनों का ये आपस में सीरीज में और उसके साथ पैरेलल में, आपस में सीरीज में और ऊपर वाले के साथ पैरेलल में, ये डायग्राम हमारे पास हो गया। समझ में आ रहा? ये हो गया C2, ये हो गया C3। अब C1 C2 की वैल्यू हम लोग प्लेट एरिया सब कुछ दिया होगा, आसानी से लिख के क्या कर सकते हैं, इक्विवेलेंट निकाल देंगे।